नमस्कार। आज के कंचफ्र में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। पहला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हमको देखने को मिल रहा है। और इंदौर जो कि भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है और मालवा मालवा और निवाड़ की जो संस्कृति है वो जो प्रवासी लोग हैं उनको देखने को जरूर मिलेगी। इंदौर मेनली जाना जाता है स्वादिष्ट फूड के लिए। इंदौर के लोग काफी अच्छा खाते हैं और काफी स्वादिष्ट खाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कभी आप इंदौर जाएं तो वहां के जो व्यंजन है उनको टेस्ट जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि प्रवासी भारतीय दिवस है, सम्मेलन है, वो हमको इंदौर में देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इसको सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2003 में स्टार्ट किया गया था और इसको तब ईयरली वाइज इसको मनाया जाता था। लेकिन 2015 में इसको 2 साल में एक बार मनाए जाने की सरकार ने इसमें कुछ चेंज कर दिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये गांधी जी की याद में मनाया जाता है जब हमारे महात्मा गांधी जी अफ्रीका से रिटर्न आए 1915 में, जो कि 9 जनवरी का दिन था। और वहां से आके उनने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः हमने स्वतंत्रता भी पाई। और इस बार की जो प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। मतलब कि जो भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं, विदेशों में रहते हैं, वो भारत की प्रोग्रेस में पार्टनरशिप करें और जो कि अमृत काल चल रहा है उसमें भारत की प्रोग्रेस को और क्या दें, गति दें। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या होता है कि मान लो कोई हमारा डायस्पोरा, मतलब कि हमारा कोई व्यक्ति अगर किसी अदर स्टेट में है, आप इस बात से समझें, तो अदर स्टेट वाला व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा ये चाहेगा कि अपनी स्टेट को हमेशा डेवलपमेंट की राह में आगे बढ़े। तो अगर प्रवासी भारतीय विदेशों में है तो ब्रांड इंडिया को बनाने में, ब्रांड इंडिया की आइडेंटिटी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास में गति देने के लिए रेमिटेंस को देते हैं। और अभी तक जो 2022 का डेटा ये कहता है कि $100 बिलियन के आसपास हमने जो कि हाईएस्ट हमने रेमिटेंस लिया है, जो कि हमारे सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट में क्या देगा, गति प्रदान करेगा। और ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात हो, चाहे यूनाइटेड नेशन की बात हो, चाहे आईएमएफ की बात हो, अदर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पे ब्रिज के रूप में काम कर सकते हैं, मीडिएटर के रूप में काम कर सकते हैं, फैसिलिटेटर के रूप में काम कर सकते हैं और भारत की लॉबी के रूप में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और भारत में टेक्निकल नॉलेज को ट्रांसफर करके या फाइनेंस को ट्रांसफर करके एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी दौरान इंडिया यूके ने साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की, तो इसको आप याद रखेंगे, जिसके तहत 300 डिग्री होल्डिंग सिटीजन जिनकी एज 18 से 30 साल के बीच होगी वो रहेंगे और काम करेंगे एक दूसरे की कंट्री में फॉर द 2 ईयर के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप भी जा सकते हैं। ठीक है। जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो भारत में हो रहा है उसकी थीम ये है कि डायस्पोरा जो यूथ है इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी की दिशा में काम करे। इंडियन डायस्पोरा इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम को प्रमोट करे। सॉफ्ट पावर को क्या दे, इंडिया की बढ़ावा दे विदेशों में, मतलब कि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दे। और भारत की जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, भारत का डायस्पोरा है वहां पे विदेशों में अधिक से अधिक क्या करे, प्रसारित करे और उसके वो जो सॉफ्ट पावर है उसको क्या मिले, बल मिले। इंडियन वर्क केवल भारत में ही काम ना करे, जो ग्लोबल मोबिलिटी है उसकी दिशा में भी आगे बढ़ सके। और जो डायस्पोरा का जो पोटेंशियल है उसका एंटरप्रेन्योरशिप,
इंक्लूसिव अप्रोच की दिशा में, नेशनल बिल्डिंग की दिशा में यूज कर सकें। तो इन थीम पर आधारित इस बार का सम्मेलन इंदौर में हो रहा है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर क्या होते हैं? इन्हीं को हम प्रवासी भारतीय बोल देते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं, पहले आपने पढ़ा होगा एनआरआई। तो 3 प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती है, एनआरआई, पीआईओ मतलब कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एनआरआई एक्चुअली भारतीय रहते हैं, एनआरआई उनको बोल देते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं जो विदेशों में काम करते हैं लेकिन 180 दिन से अधिक वो विदेशों में रह रहे हो, उनको एनआरआई बोल देते हैं। एनआरआई को वो सभी अधिकार हैं जो भारतीयों को मिलते हैं, मतलब कि एनआरआई भारतीय ही है, भारतीय सिटीजन की सिटीजनशिप उनके पास रहती है। ठीक है, तो सभी अधिकार एनआरआई के पास होते हैं। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? जिसके पास इंडियन पासपोर्ट हो, या उसके पेरेंट, ग्रांड पेरेंट या ग्रेट ग्रांड पेरेंट परमानेंटली इंडिया में रहे हो, उनका जन्म हुआ हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार डिफाइन हो, लेकिन उनको बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका का सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए। अगर वो हैं तो उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ कार्ड उनको नहीं मिलेगा। और ही इसी स्पाउस ऑफ अबव मेंशन सिटीजन को भी मिल सकता है। इनको बेनिफिट क्या होंगे? मतलब कि किसी को पीआईओ है, उसको पीआईओ कार्ड दे दिया हमने, तो अगर वो इंडिया में विजिट करेगा तो वो विदाउट वीजा विजिट कर सकता है, उसको वीजा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो 15 साल तक कर सकता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसको कराना पड़ेगा पुलिस अथॉरिटी के लिए, अगर वो इफ स्टे 180 दिन से अधिक वो भारत में रहता है तो। लेकिन पीआईओ की एनआरआई के साथ सारी पैरिटी हैं, लेकिन कुछ मामलों में नहीं है। उनको एग्रीकल्चर प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी जो एनआरआई को मिलती है, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जाएंगे जो एनआरआई को मिलते हैं। ओसीआई कौन होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो एलिजिबल हो भारत का नागरिक बनने को 26 जनवरी 1950 और बाद सिटीजन्स एनी टाइम बिलोंग टू टेरिटरी टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि ऐसी कोई भी टेरिटरी, ऐसा कोई भी रीजन जो भारत का क्षेत्र बन गया हो आफ्टर 15 अगस्त 1947, तो उसके चिल्ड्रंस, ग्रैंड चिल्ड्रन, उसको डुअल सिटीजन मतलब कि उसको भारत का नागरिक मिल जाएगा। ठीक है, और ही इज नॉट एलिजिबल टू फॉर बीइंग सिटीजनशिप पाकिस्तान, बांग्लादेश का सिटीजन एलिजिबल नहीं रहेगा। तो इसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? मल्टीपल एंट्री मिल जाएगी, मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा भारत में विजिट करने के लिए, और इसको पुलिस अथॉरिटी, लोकल पुलिस अथॉरिटी पे रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। एनआरआई के साथ इसकी पैरिटी क्या है? पैरिटी मिलती है, वो ही एग्रीकल्चर प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा ये, और इसको पॉलिटिकल राइट नहीं मिलेंगे, मतलब कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, कोई विधायक नहीं बन सकता, कोई एमएलए, कोई मतलब कि एमपी नहीं बन सकता, कोई उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, कोई मंत्री नहीं बन सकता। लेकिन सरकार ने 9 जनवरी 1915 को पीआईओ और ओसीआई को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अब आपको देख सकते हैं केवल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ही कार्ड लोगों को दिया जाता है। तो ये हमने इस होलिस्टिक वे में पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। डायस्पोरा का महत्व यह है कि 2022 में हमारे पास जो रेमिटेंस आता था वो $100 बिलियन के आसपास पहली बार इतिहास में टच किया। भारत में सबसे अधिक जो रेमिटेंस आता है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया। तो इनको 5 को पे याद रखेंगे। जो टॉप रेमिटेंस जो कंट्री है, पहले नंबर पे तो हम आते हैं, दूसरे नंबर पे मैक्सिको, तीसरे नंबर पे चाइना,
4th नंबर पे फिलीपींस और 5वें नंबर पे इजिप्ट आता है। इसकी डेटा को आप याद रखेंगे। इससे पहले क्या था, दूसरे नंबर पे चाइना आता था 2021 के डेटा के अनुसार, और हम सबसे ज्यादा 2021 में जो सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करते थे यूनाइटेड अरब अमीरात से, लेकिन आप सबसे ज्यादा कहां से करते हैं, यूनाइटेड स्टेट से, अकॉर्डिंग टू 2022 का डेटा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओजोन लेयर तो आपको पता ही है, हमारे वायुमंडल में एक ट्रोपोस्फीयर देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में 12 से 50 किलोमीटर पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है हमारे स्वास्थ्य को काफी निगेटिव रूप से इंपैक्ट कर सकती हैं, उससे हमारी क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। और 100 किलोमीटर पे आपको क्रेमल लाइन भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दो बातें हमने पढ़ी। तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओजोन लेयर की रिकवरी जिसमें जो रिकवरी हो रही है वो क्या है, इज ऑन ट्रैक है, जो कि आप ग्लोबल वार्मिंग को 0.5% को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस रिपोर्ट को WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेप, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी किया गया, और इसकी रिपोर्ट को 4 साल में एक बार जारी किया जाता है, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और आपसे पूछा जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित, तो आप बताएंगे ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन से संबंधित, कि उसमें डिप्लीशन हमको देखने को नहीं मिले। ओजोन लेयर कोई लेयर नहीं है, एक क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब कि संकीर्ण हमको देखने को मिलता है किसका, गैसेस का, किसका, गैस का। तो गैसेस का जो जमाव है वो कम हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, हॉल हो जाता है, और जो जमाव बढ़ जाता है तो वो रिकवरी की स्टेज में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हमको देखने को मिलता है, क्लोरीन, ब्रोमाइन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म से देखने को मिलता है, और ये मैन मेड केमिकल्स है जो कि आपको ओजोन लेयर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ये डिस्ट्रॉय हुई तो आपकी ह्यूमन हेल्थ और आपके इन्वायरमेंट में बहुत ही खतरनाक रूप से इंपैक्ट डाल सकती है। तो इसको संरक्षण के लिए 2 प्रोटोकॉल हैं। सबसे पहले वियना कन्वेंशन 1985 में आया, फिर उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लेके आए, जो कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन से संबंधित बात करते हैं। और 2016 में किगाली में अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से संबंधित था, और इसको कम करने की बात की गई बाई 2100 तक, और इसको भारत सरकार ने इसको रेक्टिफाई भी कर दिया है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हमारी पॉलिसी इसी प्लेस पे रही तो 1980 की जो वैल्यू की जो हमारी ओजोन लेयर थी उसको 2066 तक हम रिकवर कर पाएंगे, अंटार्कटिक में 2045 तक रिकवर कर पाएंगे, और आर्कटिक में 2045 तक रिकवर कर पाएंगे, और अंटार्कटिक में हम 2066 तक रिकवर कर पाएंगे, और 2040 तक हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ओजोन लेयर का क्या कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे, अगर हमारी पॉलिसी इसी लाइन पे रही तो। अगर इसमें कुछ नीचे आई तो और डिले होगा, और अगर हमने पॉलिसी और अच्छा अप्लाई किया तो और जल्दी तरीके से हम इसको रिकवर कर पाएंगे। अब आपने सुना होगा 2 प्रकार की ओजोन आपको देखने को मिलती है, कभी कभार हम बोल देते हैं गुड ओजोन, और कभी कभार हम बोल देते हैं बैड ओजोन। तो जो बैड ओजोन है वो आपको एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगी, जब सनलाइट और नाइट्रंस के जो ऑक्साइड होते हैं और BOC को आपस में जो रिएक्शन होता है तो उससे ग्राउंड लेवल ओजोन आपको देखने को मिलता है, और इसी को हम बोल देते हैं बैड ओजोन। बैड ओजोन का मतलब ये है कि हमारी जो हेल्थ पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ये हमारी क्या नहीं करती, सुरक्षा नहीं करती। जबकि गुड ओजोन हमको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगी, जो कि हमारी सुरक्षा करती है, किससे, UV से, मतलब अल्ट्रावायलेट
रे से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जैसा आप एक पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ओजोन आप O3 होता है, लेकिन जब भी इसमें क्लोरीन सनलाइट की उपस्थिति में जब इसमें रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, उसमें डिप्लीशन हमको देखने को मिलने लगता है। इसी के कारण डिप्लीशन हमको होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा, गिनी कोफिशिएंट चर्चा में है। तो गिनी कोफिशिएंट क्या है, रिच और पुअर इनकम वेल्थ डिवाइड को मेजर करता है। दो कोफिशिएंट आपको देखने को मिलेंगे, एक 0 और एक 1। अगर आप 0 की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी परफेक्ट इक्वलिटी है, और आप 1 की तरफ जाएंगे तो आपके समाज में इनइक्वलिटी मतलब कि असमानता देखने को मिलेगी। गरीब और गरीब है और अमीर और गरीब है, अमीर और अमीर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरी बात, गिनी कोफिशिएंट को या गिनी रेशियो को सबसे पहले गोराडो गिनी ने पब्लिश किया 1912 में। और ये 0 का मतलब एक्सप्रेस करता है इक्विटी, 1 का मतलब एक्सप्रेस करता है कि आपके पास असमानता बहुत अधिक है, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं। और इसको लॉरेंज वक्र भी बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज वक्र का कर्व का संबंध कैसे संबंध है, तो आप बताएंगे असमानता से, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से इन द सोसाइटी। ठीक है, तो आप बता देंगे। तो ये मैंने पढ़ लिया। दूसरा, हवाई किलाउ वाल्केनो में इरप्शन देखने को मिला है। एक्टिव सील्ड वाल्केनो था, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये वाला रीजन है, हवाई आइलैंड है, अमेरिका के इधर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट में, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और 51% के आसपास जो आइसलैंड है वो किससे बने हैं, वाल्केनो से बने हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं से। ये कुछ आइलैंड है, कोआकिनी, कामकाउ, पुआकुकई, मोआकेई और मोनालाउ। तो इनको बोल देते हैं हवाई आइलैंड। ठीक है, ये सिंडर कॉन वाल्केनो, कंपोजिट वाल्केनो, सील्ड वाल्केनो, तो इस प्रकार का हमको हवाई में देखने को मिला। कंपोजिट का मतलब है कि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। सिंडर का मतलब है कि स्पोर्ट बहुत सारा होता है, इसमें कोई लेयर्स नहीं होती, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऊपर वाले एरिया को हम कोल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पानी रहता है तो हम कोल्डेरा बेसिन्स बोल देते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। एक नजर में आप इसको याद रखें, किसी दिन हम जो वाल्केनो, जो ज्वालामुखी वाला चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, दीपर बील लेक चर्चा में है, जो कि रामसर साइट में आपको देखने को मिली है। कल के लेक्चर में हमने रामसर के बारे में पढ़ा। और आसाम में आपको देखने को मिलेगी, गुवाहाटी के साउथ में। तो इसमें कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण इसमें कुछ डिग्रेडेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए चर्चा में थी। और ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ लोअर आसाम में आपको देखने को मिलेगी। इंपोर्टेड बर्ड एरिया भी है वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा, और रामसर साइट भी है, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, मेघालय में आपको ब्रिज देखने को मिलेंगे, रूट ब्रिज। इस पे यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा जा चुका है। चर्चा में क्यों है कि बहुत वहां के जो स्थानीय लोग हैं इस प्रकार के ब्रिज बना रहे हैं, और इनको लोकली रूप से इनको जिंकाई जेरी भी बोलते हैं। तो इस शब्द को याद रखेंगे, टेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल है, और इसको टेंटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है, अभी शामिल नहीं है। कुछ ब्रिज नोगराइट, चेरापूंजी, नोंगबरे, अदर नियर बाई जो लोकेशन है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। नेचुरली इनको ब्रिज को बनाया जाता है, प्लांटिंग को, 2 रबर के प्लांट ट्री है उनको आपस में जोड़ा जाता है, नेचुरली भी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इनको काफी जो रिवर्स रहती हैं उनके ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लगाना फिजिबल नहीं है। तो इस प्रकार के ब्रिज वहां पे काफी स्थानीय लोग हैं वो अक्सर बनाते रहते हैं, इस प्रकार को ध्यान रखेंगे। दूसरा, ओपन एक्सेस मूवमेंट चर्चा में है। आप देखते हैं कोई रिसर्च होती है तो आर्टिकल पब्लिश करता है, उस पर कॉपीराइट ले लेते हैं। तो सामान्य जन है और कॉपीराइट ले लेता है, तो अगर किसी व्यक्ति को उस आर्टिकल की आवश्यकता है तो कॉपीराइट है तो उससे पैसे देने पड़ेंगे, तभी उसको आर्टिकल मिलेगा। तो ओपन एक्सेस मूवमेंट चल रहा है कि कॉपीराइट है, लेकिन सामान्य जन को अगर जरूरत है अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना है, तो इन जो भी आर्टिकल है, रिसर्च से संबंधित जो भी आर्टिकल है उसको ओपन एक्सेस मिल सके, वो भी फ्री मिल सके, उससे एक पैसा भी ना मिले।
इसके लिए चल रहा है ओपन एक्सेस मूवमेंट, इसको आप याद रखेंगे, बस इतना ही इसमें देखना है। दूसरा स्प्रिंट स्कीम चर्चा में है। सागर डिफेंस इंजीनियर पीवीटी एलटीडी और इंडियन नेवी ने आपस में एग्रीमेंट किया है ताकि हम स्प्रिंट स्कीम के तहत अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकें और नेवी फील्ड में इंडिजीनियस जो भी इक्विपमेंट है उसका क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला चर्चा में है। कंट्री के 242 डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इसे लगाएगा और इसमें क्लास 5 से 12th क्लास के बच्चे स्किल की ट्रेनिंग उनको मिल सकती है, सर्टिफिकेट मिलेगा, आईटीआई डिप्लोमा मिलेगा और इनको 60 लाख ऐसा है कि इनको राइज करना है अपेटेंसी को 2026 तक। 1 मिलियन यूथ को पर एनम ट्रेनिंग देना है ताकि स्किल के क्षेत्र में हम रोजगार उपलब्ध कर सकें, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, वीर गार्जियन 2023 चर्चा में है। जापान और भारत के मध्य एक्सरसाइज है और ये आपको जापान में इस बार देखने को मिली, जिसमें सुकोई 30 2 C-17 IL-78 एयरक्राफ्ट शामिल थे और ये केवल एक क्या है, एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आज अभी नहीं है, अभी एक आर्टिकल और है। Y20 समिट चर्चा में है, ये गुवाहाटी में होने वाली है। तो इसके लिए दिल्ली में क्या हुआ है, एक लोगो जारी किया है, लोगो और वेबसाइट क्या की जारी की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि Y20 समिट का आयोजन कहां हुआ, तो गुवाहाटी में हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। G20 के साइडलाइन में इस प्रकार की समिट होती रहती हैं। Y20 का मतलब है कि यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं वो आपस में मिलेंगे, विभिन्न देशों के, मतलब कि G20 देशों के मिनिस्टर आपस में मिलेंगे और अपना एजेंडा क्या करेंगे, तय करेंगे। ठीक है। दूसरा, दासेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी चर्चा में है, डिसीज है। ये अक्सर आपको 6 ईयर में आपको देखने को मिलती है। आपकी जो मसल्स है, आपकी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें ग्रोथ नहीं होती, आपको फटीग होता है, कब मसल हाइपरट्रॉफी हो जाता है, आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाता, टॉय वॉकिंग हो जाती है, डिफिकल्ट क्लाइंबिंग, आप क्लाइंबिंग नहीं कर पाते। कुल मिलाकर कहें तो आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो बॉडी पोस्चर है, वो आपको इक्वल नहीं देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आपको परेशानी होगी, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके में केवल जानते रहिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।